देश जवान है, लगातार देश शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि आबादी जो देश की है उसमें युवा आबादी का हिस्सा बहुत बड़ा है और इसलिए उसकी बात बेहद ज़रूरी है। उसके मन की बात, उसके जीवन की बात, उसके विचारों की बात, उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, इस सब को जानने समझने के लिए रेडियो जय घोष पर हमने शुरू किया है कार्यक्रम युवा मन। आप सबका स्वागत, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ ही आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो जय घोष, जिसमें आप न केवल हमें सुनेंगे बल्कि जानेंगे भी, समझेंगे भी और बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो आपको समृद्ध करेंगे। हमारे साथ आज युवा मन में जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर मुकेश कुमार जी वैसे तो इतिहास के अध्येता हैं और साथ में शिक्षक भी हैं, लेकिन शोधार्थी हैं। दर्शन और इतिहास के बीच एक सेतु हैं आप, और आप इतिहास संकलन समिति के मीडिया प्रभारी वर्तमान में हैं। आपके पास दायित्व है और साथ ही आप इन दोनों विषयों के बीच में बहुत कुछ खोज कर ला रहे हैं, जो हमारी आधुनिक समय में बहुत सी समस्याओं का हल भी दे सकती है, हमें दिशा दे सकती है, हमें दृष्टि दे सकती है और समस्याओं के समाधान की दिशा में हमें शक्ति दे सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो जय घोष में। मुकेश जी, जब इतिहास की बात आती है तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बोझिल विषय है, भारी विषय है। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये इतिहास को जानना या उसको स्मरण में रखना क्यों ज़रूरी है और इतिहास से हमें क्या मिलता है। सर, भारत हमारा अपना देश मृत्युंजय राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की जमीन ये देश है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, अच्छा हम विकास आगे नहीं कर सकते। तो प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में, अपने परिवेश के बारे में और क्या पीछे घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो वैसी घटनाएं हम आगे नहीं कर सकते। कोई गलत सीख मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर कोई घटना लाइक सर, मैं एक उदाहरण की बात करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं आग जल रही है, आप बेटा इसमें हाथ मत लीजिएगा, जल जाएगा। अगर कोई लड़का जिद्दी स्वभाव का है, कोई बच्चा जिद्दी स्वभाव को कहता है नहीं हम जाके देखेंगे, तो स्वाभाविक वो जलेगा। लेकिन अगर उसी जगह दिमाग का प्रवेश, विवेक अपना वो प्रयोग करता है, बात कर समझता है, तो जो व्यक्ति उसको बता रहा है कि ये घटना ऐसे हो सकती है, जितनी उसकी उम्र है उसका सीधा फायदा उसके अनुभव उस बच्चे को मिल रहा है। बिल्कुल। तो इतिहास आपको अनुभव से समृद्ध करता है। जिसने भी जीवन जिया है, जिसने भी तमाम तरह के परिस्थितियों से मुकाबला किया है, उनसे उनका अनुभव बढ़ा है, तो उस अनुभव संसार को पुस्तकों के माध्यम से, उसके इतिहास के विभिन्न पहलुओं से आप न केवल वाकिफ़ होते हैं बल्कि आप उनके अनुभवों से आप सीख लेते हैं और बदलते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, ये बहुत से महापुरुष कहते रहे हैं, विद्वान कहते हैं। कैसे दोहराता है और इसको आप कुछ उदाहरणों के साथ अगर समझाएं तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा जुड़ेगी। सर, इतिहास जो है, इतिहास जब पढ़ाया जाता है छात्रों को क्लासरूम में, तो उदाहरण देके ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि इतिहास में उदाहरण ही है, उदाहरण देके जब तक नहीं समझाया जाएगा बच्चों को समझ में नहीं आता। अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण आपको उदाहरण देके माध्यम से अपनी बात बताना चाहेंगे। एक विज्ञान विषय है, एक इतिहास विषय है। विज्ञान का भी इतिहास है और इतिहास में भी विज्ञान है। तो दोनों में फ़र्क एक ये है कि अगर विज्ञान में आपको एक प्रयोग करना है, प्रयोग करने के संसाधन अगर आपके पास हैं, वो विधि आपको पता है, तो चाहे पानी की जहाज़ पे आप कर लीजिए, किसी एक जगह पे बैठ के कर लीजिए, कहीं जंगल में कर सकते हैं, किसी घर में कर सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय में आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब इसी जगह कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ, आप उसको दोहरा नहीं सकते। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी, जैसा कि हम पहले अभी आपसे बात कर चुके हैं, कि जब तक उनका हम अनुसरण करेंगे, अच्छा अगर हमने पिछला किया है, रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा है, तो और अच्छा करेंगे, परिणाम बेहतर मिलेंगे। और ध्यान अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में, संज्ञान में लेके हुए काम करते हैं, तो जो अच्छा और बेहतर हो सकता है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ नुकसान हुए हैं, तो उनकी गलतियाँ मतलब दोबारा फ्यूचर में नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, और हो रही होगी तो समय रहते उसका समाधान मतलब उसका समाधान हो सकता है, निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है इतिहास के आईने से, क्योंकि युवाओं के सामने गति बहुत है
ऊर्जा भी बहुत है, उनके पास शक्ति भी बहुत है और वो और तेज गति में आगे बढ़ना चाहते हैं और हर मंजिल को वो छू लेना चाहते हैं। इस बीच में उनकी तैयारी में कई बार लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो हम आज युवा मन में आपसे ज़रूर समझना चाहते हैं, क्योंकि वो युवा जो दहलीज है, उस दहलीज से आप निकलते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो न केवल आपने खुद अनुभव किया है, जिया है, समझा है, बल्कि एक विश्वविद्यालय में युवाओं के बीच में आप उसको और बेहतर अनुभूत कर पा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि युवाओं की चुनौतियां क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और उनको क्या दिशा दी जाए ताकि बेहतर भविष्य भारत का हो। सबसे बड़ा जो आज के इस तकनीकी दौर में दिक्कतें जाती हैं कि अगर उनको सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा सही जानकारी मिले, सही दिशा मिले और सही समय पर उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर भी आज के समय में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर कई प्रवेश के बच्चे एक विश्वविद्यालय स्तर पढ़ने के लिए आते हैं। ग्रामीण से आते हैं, शहर से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। तो उनकी समस्याएं अपनी अलग अलग होती हैं, उनकी सोच का दायरा अलग अलग होता है। एक क्लासरूम में एक हाई सोसाइटी का बच्चा भी पढ़ता है जो कि शुरू से ही अपना हाई टेक्नोलॉजी के साथ है। एक गरीब परिवार से बच्चा, गांव का बच्चा जाता है जिसने इंटर करने के बाद वो मोबाइल देख रहा है या चला पा रहा है या उसके बारे में समझ पा रहा है। तो दोनों की सोच में, दोनों के उसमें शक्ति कम नहीं है, पावर कम नहीं किसी के है, लेकिन ये कि सोच का दायरा जो थोड़ा सा है उसको एक प्राध्यापक को, टीचर को समझना होता है, उसके आधार पर उसमें तय किया जाता है। बिल्कुल, एती पाँव पसारिए जेती लावे सौर, ये कहा जाता है। लेकिन जब ज्ञान का संसार आपका बढ़ता है, अनुभव का संसार बढ़ता है, आपके संपर्क का दायरा बढ़ता है, तो आपकी सौर बड़ी हो जाती है और आप पैर ज़्यादा फैला सकते हैं, आप ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, ज़्यादा आप मजबूत बन सकते हैं। लेकिन युवा साथियों को बड़े सतर्कता के साथ, समझ के साथ बढ़ना होगा। एक बात आपने ये कही कि युवाओं को उचित समय पर उचित मार्गदर्शक मिल सके, सही व्यक्ति के द्वारा, सही व्यक्ति के द्वारा। अगर उस ये आप स्पष्ट में यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा सर कि अगर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, अगर उसने कोई गलत काम किया उसको संभाला जा सकता है। अगर कोई एक बिल्डर है, अगर मकान एक सही गलत उसने बनाया है तो वो मकान जब गिरता है, टूटता है, कुछ जनहानि होती है, धनहानि होती है। लेकिन इसी जगह पे मान लीजिए एक कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, एक प्राध्यापक है, अगर वह सही दिशा में नहीं बच्चों को ले जा पा रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र शताब्दियों पीछे चला जाता है। क्योंकि सही हम एक राष्ट्र का निर्माण, सही एक नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर सही एक फिर इतिहास की, जैसे आपने बात की, उदाहरण की बात की, तो फिर एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। एक चौराहा, मान लीजिए चौराहा होता है, आपको नहीं पता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो राइट साइड दाहिने जाना है या बाएं जाना है, सीधे जाना है या पीछे जाना है। अगर चौराहे पे खड़ा हुआ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस वाला जो व्यक्ति है, वो आपको मुँह से तो कुछ नहीं बता रहा होता है, लेकिन इशारा करता है कि इधर वाले इधर जाना है, इधर का इधर जाना है। इसी जगह पर अगर कोई टीचर है, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, परिवार का है, तो उसको जानकारी नहीं है, उसको तो उंगली उठाना है। आपने पूछा कि हमें यहाँ पे जाना है, उसने कहा आप इधर चले जाइए, लेकिन आप 10 किलोमीटर चले जाते हैं गलत दिशा में, बैक होके आते हैं, फिर 10 किलोमीटर आते, तो ऊर्जा वो समय लॉस्ट होता है, अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाते। हमें ये सोचना होगा कि जो व्यक्ति मार्गदर्शक है उसकी क्षमता क्या है, वो कैसा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर मुकेश जी ने। अभी जितने भी युवा हमारे चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं, उनको दोष दिया जाता है प्राथमिक तौर पर इस समय। हाँ, इस समय। लेकिन आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि अगर वो कहीं विचलित हुए हैं, कुछ छूटा है उनसे, तो उसके लिए दोषी कोई और है। अब एक और हम बात यहाँ पे कहना चाहेंगे सर, हर मंचों पर अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि युवाओं को ये करना चाहिए, युवाओं को वो करना चाहिए, युवा ऐसे नहीं ऐसे हैं, हमारे समय में हम ऐसे हुआ करते थे। तो उसके जिम्मेदार हम युवा कैसे हैं, हम कैसे हो सकते हैं, मार्गदर्शन आपसे मुझे मिल रहा है। मंच पे संबोधन, क्षमा चाहूँगा जो सुन रहे हैं या जिनको शायद कोई मेरे बात से सहमत होंगे या कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे, नहीं, सत्य की दवा अच्छी सहमत अगर नहीं है तो उनके लिए करबद्ध हम विनम्र प्रार्थना के साथ हमसे माफ़ी चाहेंगे कि मंच से जब आप कहते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वहीं बैठा चाहे युवा जो बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको आत्मसात करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, आप किसी व्यक्तिगत काम से आपके पास जाते हैं, रियल में आपके ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ पर आपका रूप जब दूसरा हो देखते हैं, तो उनके मन में जो एक इमेज बनती, जो एक क्षितिज बनता है, वो फिर कभी आप उसको हटा नहीं सकते। कितना भी आप गीता का ज्ञान दे लीजिए, कुरान पढ़ा के आयतें बता दीजिए, चाहे बाइबल बता दीजिए, वो प्रैक्टिकली देख रहा है सर। मंच पे आपको कुछ और सुना हमने।
आपके पास जाते हैं तो कुछ और देखा, फाइल में देख रहे हैं तो फिर कुछ और हम देख रहे हैं। तो ऐसे कम से कम जो चाहे राजनेता हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, कोई जो भी भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक जीवन में है जो उसका मंच प्रभाव है। पे जो व्यक्ति जो बात कह रहा है, कम से कम उसका नहीं पूरा तो नहीं कह सकते, 90% या मैक्सिमम जितना हो सके वो अच्छा हो। और जो मंच पे बात कही जा रही है उसमें स्वयं पहले उसको आत्मसात करना पड़ेगा। बहुत बात है, जो बात आपने कही है, अधिकतर युवा साथी ऐसा ही सोचते हैं, मानते हैं, अपनी पीड़ा भी बताते हैं, लेकिन इसमें एक सेतु बन रहा है रेडियो जयघोष, जो इस अवधारणा को, इस चुनौती को, इस समस्या को हर एक के मन से जोड़ दे, ताकि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति से बुराई मत करो, उसकी बुराई से भी आप जो है बुराई ना करो, बल्कि उससे सहयोग करो, ताकि वो बुराई से मुक्त हो, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, और उस अच्छे व्यक्ति के निर्माण से युग का निर्माण हो। युग बड़ी बात है, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम पहल करेंगे, जग सुधरेगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया। तो ये पहल कहाँ से होनी चाहिए? सुधार की, अच्छे तरफ जाने की, और युवाओं की चुनौतियों के समाधान के लिए मंच बनाने की। एक फिर से आपको सर उदाहरण हम देना चाहेंगे, क्योंकि बात इतिहास की हो रही है, इतिहास के माध्यम से, और इतिहास में लगभग अभी तक मैं पिछले 10-12 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूँ विश्वविद्यालय में, भाषा विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं, लगभग प्रयास रहता है कि हर बच्चे के मन में वो बात सही तरीके से समझ में आए। गांधी जी ने एक बार, गांधी जी के पास एक व्यक्ति जाता है, उसने कुछ बात उनसे कही कि किसी विषय को लेकर कि हाँ हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए, चीनी, हाँ। उनका ऐसा था। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम इस विषय पे कल बात करेंगे। उनके सहयोगी ने कहा कि समय तो आज भी आपके पास है, बात तो आज भी की जा सकती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं स्वयं गुड़ खा के बैठा हूँ, इसलिए उस विषय पे हम बात नहीं कर सकते। तो जब तक जो हम संदेश अगले व्यक्ति को, अगले पीढ़ी को, लोगों को देने जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल कहीं भी कोई कमी ऐसी ना हो, कोई गुंजाइश ना हो कि उसमें कोई उंगली उठा के कह सके कि नहीं आप तो ऐसे नहीं हैं। जब आप उसमें पूरी तरीके से एक समर्पित भाव से रहेंगे, एक अपनी बात कहेंगे, एक जो बात कहने का व्यक्ति का जो फीलिंग होती है, जिस दर्द से कह रहा है, जिस खुशी मन से कह रहा है, वो अगला जो आपको पूरी तरीके से सुन रहा है ना, आपका जो भाव समझ रहा है, वो आपको कभी कभी शब्दों में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ लेता है अच्छी तरीके से। अगर आप भरे मन से, पूरे भाव से और सही मन से वो बात कह रहे हैं, अगली जो जनसभा, जो जब सभा बैठी है आपकी, वो पूरा आत्मसात करती है, आपको सुनती है, समझती है, आपको स्वीकार्यता आती है, स्वीकारती है। इसी जगह पे अगर हम मंच पे कुछ और कहते हैं और वास्तविक लाइफ में कुछ और करते हैं, तो वो जो युवा हैं, वो जो आम जनमानस है, तो वो अभी तो 10 लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन वो जो 1000 की भीड़ में जाएंगे, जब वो लाख की भीड़ में जाएंगे, परमाणु बम की तरह जो विखंडन होता रहता है, लोग मिलते रहते हैं, तो वो फिर संख्या बढ़ती जाती है, फिर उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मनसा, वाचा, कर्मा, ये तीनों जो तरीके हैं, इससे अगर हम जुड़ते हैं तो न केवल हमारा जो भाव है वो प्रबल होता है, बल्कि हमारा कार्य भी सिद्ध होता है और दिशा भी हमारी ठीक होती है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि रेडियो जयघोष इसी तरह का मंच है जहां मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरह से हम युवाओं के हित के लिए सदैव खड़े हैं, उनके साथ हैं, उनको अवसर देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को स्वर देने के लिए, ताकि लोकतांत्रिक मंच होकर हम लोकतंत्र के इस पूरे जो हमारा देश है, मंदिर है, उसमें हम उनके समाधान को जोड़ सकें, उनको लोकतंत्र के पर्व के साथ जोड़ सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। और ये ध्यान रखें कि 107.8 FM ये वो मीटर है जो आपके जीवन के साथ जुड़ रहा है, आपके हर आवश्यकता के साथ जुड़ रहा है। हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे मंच से जुड़ने के लिए, अपनी कहानी, अपनी कविताएं, अपने अनुभव साझा करने के लिए। अगर आप कुछ अच्छी पहल करते हैं तो रेडियो जयघोष तमाम श्रोताओं तक, दर्शकों तक हम आपको पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जयघोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ हैं आज के मेहमान युवा मन के इस कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश कुमार। और आपने सुना कैसे उन्होंने युवाओं के मन की बात को रखा है, उनकी चुनौतियों को रखा है, साथ में ही इतिहास और दर्शन के माध्यम से आपने इसको समझाने की कोशिश भी की है, उदाहरण भी रखे हैं। तो आगे आप जैसे तमाम युवा साथियों को इस कार्यक्रम में मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का, और हम पहुंचाएंगे आपकी बात हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया तक। हालांकि हम हैं एक कम्युनिटी वेब रेडियो, लेकिन फिर भी हम आपकी आवाज़
दुनिया से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे मंच यूट्यूब चैनल रेडियो जयघोष का आपके लिए है, हमारे पॉडकास्ट, हमारा ऐप, हमारा वीडियो पॉडकास्ट के सर्विसेज सब आपके लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार से। डॉक्टर मुकेश, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो जोड़ने का क्रम है, इसमें ब्रिज बनने का काम है, इसमें प्रोफेसर्स या हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो अनुभवी जन हैं, उनको जोड़ना होगा। उसको सकारात्मक अवधारणा में जोड़ने के लिए किस तरह की पहल अपेक्षित है, युवाओं की तरफ से या हमारे ऐसे मार्गदर्शक जो लोग हो सकते हैं या जो हैं उनकी तरफ से? सर, युवा जो है वो पहल करने भी यूथ को एक बार संकोच होती है कि हम आपसे पहल करें कैसे, आप उस पहल को स्वीकार करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे, संकोच रहता है। या हम कुछ पूछना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से आप गाइड करेंगे। एज ए गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में, जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं या समाज सेवी जो लोग हैं, उन छात्रों से, उन युवा जनमानस से बढ़ के कहीं देश दुनिया उन्होंने देखी है, समझते हैं उस चीज़ को। बेहतर होगा कि जब क्योंकि उस एज को वो क्रॉस कर चुके हैं, उस जीवन को जी चुके हैं, उस जो उनकी थिंकिंग का जो विचार है उसको उससे वो निकल के आगे गए हैं। तो अगर उनकी तरफ से जो प्रोफेसर्स हैं, समाजसेवी लोग हैं या अन्य ऐसे समाज सुधारक लोग, उनकी तरफ से कोई संदेश दिया जाता है, पहल की जाती है, तो यूथ को क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो जब आप जाते हैं, मतलब कि वो सोचता है कि हाँ पापा आ गए हैं या अंकल आए हैं तो शायद कुछ मेरे लिए लाए होंगे, लेकिन डर होता है कि डांट ना दें, पीट ना दें। उसका मन होता है कि विचार कर रहा होता है कि शायद कुछ पॉकेट में आपके पास होगा, अभी निकाल के देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है। थोड़ा सा इशारा आपसे मिलता है, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, तो छोटा है तो आपके पैर में लिपट जाता है, थोड़ा और बड़ा तो गले मिल लेता है। समझ सकते हैं उसकी फीलिंग क्या हो सकती है। बस आपकी तरफ से एक ऐसे आज के युवा को इशारा करने की ज़रूरत है। आप एक बार इशारा करिए, जैसे भीड़ में आप जाते हैं। फिर से सर मैं एक उदाहरण की बात करना चाहूँगा। अभी ट्रैफिक मतलब किसी चौराहे पे बहुत सारा बड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, सभी 1 मिनट के बाद हमें क्रॉस करना है चौराहे को, और सभी की गाड़ियों का जो स्विच होता है ऑफ होता है, गाड़ियाँ बंद होती हैं, मोटरसाइकिलें 4 व्हीलर बंद होते हैं। आप प्रैक्टिकल करके इस चीज़ का आप देखिए कभी कि सबको पता है कि हाँ अभी 59 सेकंड बाकी हैं, हमें चौराहा क्रॉस नहीं करना है। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए, लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ पीछे के लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चा जो है बस इशारा चाहता है आपका, कितने युवा, लाखों युवा बस आपके उस इशारे का, वो आपके मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, सही दिशा का इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा जी जान से आपको आत्मसात करने के लिए। लेकिन इसी दौरान अगर ज़रा सा, अब युवा इतना वो ऐसा भी नहीं है, आज का युवा ऐसा भी नहीं कि जो आप कहें वही पूरा सत्य मान लें। आज का युवा जो टेक्नोलॉजी हाथ में लेके बैठा है, आप उधर क्लास में बता रहे हैं, दूसरा बच्चा उसी जगह सर्च करता है गूगल पे, सही कि नहीं सही है, उसी जगह सवाल खड़ा, वो सजग हो रहा है। तो कम से कम जिस विषय पे आप बात करें उसमें आपकी पकड़ मजबूत अच्छी होनी चाहिए। मार्गदर्शन की बात में करें तो कहीं ना कहीं आपको 10 छात्रों में 9 छात्र 5 छात्र ऐसे होंगे जो आपको सर्च करेंगे, आपके इतिहास को बैकअप को छात्र कि हाँ सर ऐसा कह रहे थे, इन्होंने खुद किया है, खुद है कि नहीं। लेकिन हाँ, नहीं ज़्यादा तो नहीं तो 1-2 महीने में, कुछ समय में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा इतिहास आपका लाके सामने रख देगा, सर आप ऐसा कह रहे थे, आप तो ऐसे हैं, आप ये कह रहे तो ऐसा, तो उससे आप अछूते नहीं रह सकते। तो पवित्र मन से, पूरे मनोभाव से, समर्पित भाव से और सही दिशा में आप सही मन से जानकारी दीजिए। युवा क्या पूरा मतलब सर आपका जो एक युवा राष्ट्र हमारा जो है 35% युवा, सॉरी इससे भी ज़्यादा जो परसेंटेज युवा यूथ का है यहाँ का, तो वो सारा आपके लिए पीछे खड़ा, बस ये सारा आपका चाहिए, लेकिन उसमें कहीं आपके मन में कहीं भी ज़रा सा खोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर मुकेश। मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे तमाम युवा दर्शक श्रोता जानना चाहते हैं कि अभी युवाओं के लिए अवसर कहाँ कहाँ हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हों, बहुत तरह के स्कीम्स हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक संगठन हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ जहाँ युवा को अवसर मिल रहा है। किस तरह के अवसर? वर्तमान समय में सर भारत सरकार जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्षेत्र स्तर अवसर की कमी नहीं है। युवाओं को सही दिशा दी जाए और उनको अवसर उपलब्ध कराया जाए। हर एक छात्र, हर युवा, सबकी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक परिवेश सबका अलग अलग है। उनको उस आधार को समझते हुए निसंकोच भाव से हम उनका मार्गदर्शन करें, उनको अवसर उपलब्ध कराएं। अब हर छात्र, एक छात्र संपन्न परिवार से आता है, वो 10,000 फीस दे सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन एक जो गरीब परिवार से छात्र आ रहा है उसके 5,000 देने की क्षमता नहीं है, लेकिन क्षमता उसकी कम नहीं है,
पैसे नहीं दे सकता। तो ऐसी हमारी योजनाएं बहुत सी हैं, चल रही हैं भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन उनकी जानकारी उनको नहीं है। उनको जानकारी देने के लिए भी कुछ ऐसी अगर सुविधा होती कि उनकी जानकारी उनको कोई अगर नहीं भी पूछते तभी उनको जानकारी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय स्तर पर, इंटर कॉलेज स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जो छात्रों को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। इसी में देश का जो सबसे बड़ा युवा सैन्य दल जो संगठन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी, इसकी शुरुआत 1917 से होती है। उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे। राष्ट्रीय कैडेट कोर उसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के नाम से ये इस संगठन की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत में की थी। उनका ये मानना था कि जनमानस भारतीय युवाओं को, उनको जो भारतीय युवा उस समय ब्रिटिश हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे थे, अपना दुश्मन समझ रहे थे ब्रिटिश हुकूमत को, तो ऐसे यूथ पावर को कंट्रोल करने के लिए एक रणनीति थी ब्रिटिश हुकूमत की कि किसी ऐसे संगठन को बनाया जाए जिसमें ये नुकसान भी हमारा बचे और जो इनकी विस्फोटक एनर्जी है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है उसको हम इसका प्रयोग कर सकें। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की जिसमें ऐसे छात्रों को, ऐसे बच्चों को मतलब उसमें सेना का प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन उसमें ये था कि जो आज के पहले यूनिवर्सिटी कोर थी, फिर समय समय उसके नाम बदलते रहे, उसका दायरा बढ़ता रहा, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर हुआ, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर इसको किया गया। तो ब्रिटिश हुकूमत के ऑफिसर्स ने ये सोचा कि कुछ ऐसा नाम रखा जिसमें साइकोलॉजिकल एक दार्शनिक प्रभाव पड़े लोगों पर कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। अब विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर तो अपने आप में लगता है कि हम ऐसे कोर में जो अधिकारी प्रशिक्षण कोर है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा चलता रहा। लेकिन भारतीय युवा इतना तो उस समय भी मतलब तकनीकी नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक जो उमंग था, एक जोश था अपने राष्ट्रभक्ति के रूप में, वो समझ चुका था इन सब चीज़ों को। जब हम स्वतंत्र होते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इस संगठन को राष्ट्रीय कैडेट कोर के रूप में स्थापित किया गया और पहली जो कमेटी बनाई गई उसके लेफ्टिनेंट कर्नल इस्कंदर मिर्जा हुआ करते थे, जिसके इस राष्ट्रीय कैडेट कोर कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन फिर दोबारा विचार किया गया। उसके बाद पंडित हृदयनाथ कुंजरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इस्कंदर मिर्जा जो कि पाकिस्तान में बाद में चले जाते हैं, वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। समय समय पर धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें गर्ल्स बटालियन की भी स्थापना होती है, एयर विंग की स्थापना होती है, जल सेना की स्थापना होती है। ब्रिटिश पीरियड में ये था कि जो ब्रिटिशर्स आर्मी के अधिकारी थे वही इसकी ट्रेनिंग करवाते थे और गर्ल्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में शुरू से अपना, अगर आप देखें कि प्राचीन भारत से ही यहाँ हमने अब देवी के रूप में, बहन के रूप में, मतलब किसी एक नारी की हमने पूजा की है। तो बिना नारी शक्ति के, बिना बहनों के राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अधूरी कैसे रह सकती थी। जैसे एनएसएस बहुत बड़ा अवसर देता है, एनसीसी भी अवसर देता है, एनवाईके है, तो ये सब में बच्चे कैसे जुड़ते हैं, क्या तरीका है जुड़ने का, थोड़ा वही बताएं। राष्ट्रीय कैडेट कोर में 3 सर्टिफिकेट होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ अगर उनको आप हासिल करते हैं तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का पहला जो उद्देश्य है वो सेना में भेजने का पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अब ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का पहला उद्देश्य ये है कि हम अपने छात्र को, अपने यूथ को हम अच्छा नागरिक बना सकें, अच्छा नागरिक बनाएं, ऐसा नागरिक जो पूरी तरीके से दिमाग रूप से स्वस्थ हो, किसी भी वो क्षेत्र में हो, पूरा ईमानदारी से अपना काम करे, समर्पित भाव से करे, राष्ट्र अपने आप उन्नति करता रहेगा। और उसके इसमें जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं, पहला तो जब बच्चा 9th क्लास में होता है, 9th क्लास से सर्टिफिकेट उसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर में आप जा सकते हैं, उसमें जूनियर डिवीजन होती है। हाई स्कूल में 11वीं क्लास में ले सकते हैं। अगर आप 9th क्लास और 11वीं क्लास में एनसीसी किसी कारणवश नहीं ले पाए या वहाँ पे नहीं है तो विश्वविद्यालय में जब आप आते हैं तो वहाँ डायरेक्ट बी सर्टिफिकेट कराया जाता है। तो जिसमें ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपका बी सर्टिफिकेट होता है, सी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होता है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैडेट कोर का सर्टिफिकेट सी है, जिसमें अगर आप ए ग्रेड या बी ग्रेड से पास होते हैं तो भारतीय सेना में, तीनों सेनाओं में एनसीसी कैडेट्स के लिए सुरक्षित हैं, सीटें सुरक्षित हैं। 64 सीटें सेना में
9 सीटें जो हैं एयरफोर्स में, और 10% जितनी सीटें उसका टोटल जो है जल सेना में एनसीसी कैडेट के आर्मी ऑफिसर के लिए सुरक्षित है, केवल कैडेट्स ही जाएंगे। तो जो सीडीएस बच्चे एग्जाम देते हैं लगभग 8 से 10 लाख का पर डे का रहता है, हर बार जो परीक्षा में बैठते हैं 8 से 10 लाख लोग बैठते हैं। उस 8 से 10 लाख में इंटरव्यू के लिए जो है कुछ हज़ार बच्चे पास होते हैं, फाइनल होके कुछ सैकड़ों में ही जाते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ से राष्ट्रीय कैडेट कोर एक छात्र को, युवा को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए और खेलों में भी ऐसे ही है। खेल और दूसरी चीज़ इंटरव्यू के लिए, सेना में तो आप जाएं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज़ सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर उस कोटे में नहीं जा पाए तो जो सिविल कोटा है उसमें तो आप जा ही सकते हैं। तो तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग वो है। इसके अलावा स्पोर्ट में भी है। जो छात्र 20 सर्टिफिकेट पास करके विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में आते हैं, उनको हर एक विश्वविद्यालय अपना अलग अलग कोटा डिसाइड कर रखा है कि 2% या 5 नंबर या 10 नंबर इतना वेटेज दिया जाता है। अगर उनका कम है तो वो मेरिट में आ जाते हैं और पर्सनालिटी में जो सुधार आता है वो तो देखते ही बनता है। एक एनसीसी कैडेट जिसने एक ट्रेनिंग कैंप कम से कम कर लिया है, वो 1000 छात्रों में से आपको अलग खड़ा नजर आएगा। इसलिए कि वो कपड़े नहीं वैसा पहना है, इसलिए कि वो अनुशासित है। उसकी चाल, उसका बात करने का तरीका, आपको एक्सेप्ट करने का तरीका, आपको मानने का, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एनसीसी कैडेट, तो हाँ ये तो कहेंगे कि उनसे बेहतर ये बच्चा है। बिल्कुल है। तो एनसीसी ही नहीं बल्कि NYK नेहरू युवा केंद्र, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अवसर बच्चों के लिए स्काउट एंड गाइड भी देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में मंगल दल भी होते हैं। जी जी। इस तरह के अवसर युवाओं के लिए हैं जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से चल रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र में मैंने भी उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और जब मैं ग्रेजुएशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो एक प्रशिक्षण के हम लोगों को 8 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, ये सिखाया जा रहा था कि आप तो पढ़ाई अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो नेहरू युवा केंद्र प्रशिक्षण में जाके हमें पता चला कि किस तरीके से हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुजुर्ग, अपने जो हमारे व्यक्ति हैं, जो पूज्य हैं, जो जिनके आशीर्वाद से, जिनके कर्मों से, सत्कर्मों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। वो देखते हैं हमको, सुनते हैं हमको, लेकिन वो पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हम कभी कभी अखबार तो उठा लेते हैं, लेकिन जानते कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको जो चीज़ होती है इस एज में भी उनको मतलब कैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए। इतना जो सोशल वर्क, इतनी जो एक्टिविटीज सारी युवा नेहरू युवा केंद्र के द्वारा कराए जाते हैं। और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव बढ़ता है, लोगों में शिक्षा के प्रति और समाज की अन्य बहुत, जब व्यक्ति शिक्षित होता है, समझदार होता है, एक सही उसको जब जानकारी होती है, तो बहुत सी बुराइयां सर जो हैं अपने आप बुराइयों का नाश धीरे धीरे होता चला जाता है। बिल्कुल। जो एक अच्छे नागरिक का निर्माण है वो तमाम जो अवसर हैं वो देते हैं। तो न केवल विश्वविद्यालय स्तर पर, उसके पहले भी स्कूल स्तर पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं और अवसरों का लाभ ले सकते हैं। और आपको आगे बढ़ने के लिए कोई बाधा आपकी राह का रोड़ा नहीं हो सकती। केवल आपको अपने मन को मजबूत करना है, अपने भाव को और ऊर्जावान रखना है। ऐसे संगठन छात्रों को इच्छा शक्ति प्रबल जो मजबूती सिखाई जाती है कि कॉन्फिडेंस, अगर मैं अपनी बात करूं, व्यक्तिगत अगर अपनी बात करूं, तो आज अगर यहाँ पे बैठा हूं तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की ही देन है कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैंने एडमिशन लिया था, 20 सर्टिफिकेट मैंने, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ संडीला का, वहाँ से मैंने किया था। मेरे 2% मार्क्स, मेरा 58% मार्क्स सर इंटर में रहे। लेकिन जो मैंने लिस्ट यहाँ पे देखी, जब मैंने 20 सर्टिफिकेट उसमें लगाया था, जो 60% के छात्र जो हैं तो उन्हीं के साथ मेरा नाम था। तो ये वेटेज मुझे मिला, पहले ही उसमें मतलब लिस्ट में हमारा नाम था 2000 में यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो ऐसी ही चीज़ें इस विश्वविद्यालय स्तर पर आने के पहले बहुत सारी चीज़ें हमें राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र, भारतीय स्काउट एंड गाइड सारे संगठन में कराते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश कुमार, रेडियो जयघोष के साथ इतना अनुभव साझा करने के लिए। और चिंतन, क्योंकि थोड़ा भारी लगता है, लेकिन ये ज़रूरी है समझना, समझाना, अपनी बात को कहना, और जो बात कही जा रही है हमारे बड़े, अगर हम उन पर विश्वास कर रहे हैं और उसका आधार मजबूत है तो उसे समझना, और अगर समझ लिया है तो उसे मानना, उसका अनुकरण करना, क्योंकि बिना अनुकरण किए वो सारी जो चिंताएं हैं, विचार हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे और हमारे जीवन में नए कष्ट को जन्म देंगे। इसलिए उसे मुक्ति का मार्ग ये कहता है कि हम चिंतन के साथ, मंथन के साथ जो भी करें, विचार कर, सोच कर ही करें। तो आप सबका युवा मन में आज ये सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।
और डॉक्टर मुकेश कुमार का आज के मेहमान के तौर पर हमारे बीच आने के लिए, हमारे स्टूडियो में और हमसे इस सब कुछ साझा करने के लिए और आगे युवाओं का मार्गदर्शन करने की भावना रखने के लिए आपका आभार। रेडियो जय घोष लगातार आपके बीच इस तरह के कार्यक्रम लाता रहेगा। हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच एक कार्यक्रम जो होगा करियर गुरु का, जिसमें एक मेहमान, एक विशेषज्ञ किसी एक क्षेत्र के आएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर सीधे देंगे और आप हमसे जुड़ सकेंगे पूरे 1 घंटे फ़ोन इन के ज़रिए। तो इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। साथ ही आपको पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को आग्रह करिए कि वो रेडियो जय घोष के ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें, अपनी बात हमसे साझा करें। नमस्ते, आभार। जय